कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलता है कि साहब आपने उम्मीदवार बहुत सही चयन करके उतारे हैं, तो आधा चुनाव तो आप जीत गए। जब वो आधा चुनाव जीतने की बात करता है तो बाकी का चुनाव जीतना हमारे कार्यकर्ताओं के दमखम पर हम पूरा मानते हैं। और मैं सभी क्षेत्रों में गया हूँ, सभी क्षेत्रों में बहुत उत्साह है, हम 7 सीटें जीतेंगे। आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी उतारे हैं वो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछकर उनके मत से प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में उतारे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं वो दबाव में उतारे हैं, चाहे वो दबाव उनके नेताओं का हो, उनके मंत्रियों का हो या किसी जो पुराने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित परिवार का हो। समस्त प्रत्याशी दबाव में उतारे और आगामी विधानसभा के जो उपचुनाव हैं 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहेंगे। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे त्योहारी चकाचौंध के बीच सियासी चकाचौंध भी इस वक्त राजस्थान में देखी जा सकती है। 7 विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है और जब त्योहार का समय हो तो ऐसे में सियासत के ओर पर लग जाते हैं। लोगों से मिलना जुलना, उसका एक एडवांटेज मिलता है कैंडिडेट्स को, उनके समर्थकों को। यही राजस्थान में हो रहा है। यूं अगर बात करें तो 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। चलिए, लेकिन बात राजस्थान की। राजस्थान में भाजपा का मानना है कि उनकी आधी जीत तो उन सीटों पे पहले ही हो गई जब बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। और बीजेपी के जो कैंडिडेट माफ करिएगा, कांग्रेस के कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए उसी से जीत हो गई। और हमारे कैंडिडेट्स में जो लग रहा था, कांग्रेस संभावनाएं तलाश रही थी कि फूट का फायदा मिलेगा, लेकिन फूट आपने देखी। एकजुट बीजेपी है, एक साथ बीजेपी है, बल्कि जो इनके साथ ये मान के चल रहे थे उन लोगों को भी वापस से भाजपा के पाले में कर लिया। ऐसे में सभी सीटों पर मुकाबला बेशक कुछ भी हो, लेकिन जीत भाजपा की होगी, ये मदन राठौड़ का दावा है। कांग्रेस का कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने के पैसे नहीं लगते और कांग्रेस एकजुट है, ये बीजेपी भ्रम फैला रही है। चलिए तो हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली है, अटल खंडेलवाल जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हैं। राजेंद्र जी, बीजेपी आश्वस्त है। मदन राठौड़ ने 2 कारण गिनाए। एक बात तो कही कि कांग्रेस में गुटबाजी है और गुटबाजी के चलते जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उससे हमारा आधे पार्ट की जीत है। दूसरा, पूरा पार्ट करने के लिए बीजेपी जिस तरह से एकजुट हुई है, सब लोग एक साथ चल रहे हैं, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, ना किसी तरह का मतभेद है, उससे सभी सीट पर जीत हासिल होगी, ये दावा है बीजेपी का। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने कहा है तो निश्चित रूप से ये
बहुत ही अपरिपक्व बयान है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि भाई कैंडिडेट लेट उतारे, तो कैंडिडेट लेट कहाँ है? जब हमारी जो नॉमिनेशन फाइल करने की डेट थी उसी के अनुरूप हमने उतार दिए। और आप यहाँ देखेंगे कि हमने पूरी सोशल इंजीनियरिंग की है, उन तमाम 7 सीटों को एक साथ हमने डिक्लेयर किया, जिसके अंदर आपने देखा होगा तमाम मतलब युवा चेहरे हैं, उसके अंदर छात्र राजनीति से आए हुए लोग, चाहे पंचायती राज के प्रधान लेवल के प्रतिनिधि, चाहे तमाम मतलब अपने क्षेत्र में काम करने वाले, आपको इसमें मतलब युवा भी देखने को मिलेंगे, महिला हैं, 2 महिलाओं को हमने टिकट दिया है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन समावेश बनाया और हमने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है कि हमारी प्रतिबद्धता जिन लोगों के साथ है हमने उनको प्रत्याशी बनाया है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 11 महीने से जो भाजपा की सरकार है भजनलाल जी के नेतृत्व में, उस सरकार की जो तमाम विफलताएं हैं या जो सरकार को एक बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से वादे करके सत्ता में आए थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, या मोदी जी की गारंटी है, या जो वादे किए गए, उन तमाम वादों को अगर अपन धरातल पर देखते हैं तो उनका बहुत बुरा असर हुआ है। और राजस्थान के अंदर आपको पता है कि जब हमारा बारिश का सीजन खत्म हुआ उसके बाद से जैसे सर्दी का सीजन का स्टार्ट हुआ, तो अभी प्रदेश के अंदर जिस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफस, स्क्रब टाइफस, आपका डिप्थीरिया, चिकनगुनिया, ये तमाम जो बीमारियां फैली हुई है, मलेरिया, हेपेटाइटिस के जिस तरीके से रोगी आ रहे हैं, उनके मतलब राजस्थान में बहुत तेजी से रोगी बढ़े हैं। और उसके अनुपात में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो किट मिलने चाहिए इन बीमारियों की रोकथाम के लिए, तो वो किट अपर्याप्त है, या जिस तरीके से इस रोगों पे मतलब रोकथाम करने में हम पूरी तरीके से ये इन तमाम चीजों का पब्लिक देखिए, बाई इलेक्शन के अपनी एक अलग थ्योरी होती है, बहुत लोकलाइज होता है वो इलेक्शन, एक एक चीज बड़ी बारीकी से देख, मुद्दे कहीं महत्व रख पाएंगे वहां? मुद्दे डेफिनेटली महत्व रखेंगे, क्योंकि मैं आपको जैसा बता दूं कि पिछले 10 सालों के अंदर 16 जो सीटें हुई है उसमें से 12 सीटें हमने जीती है, और जो कि 75% का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे। और हम जनता के जो मुद्दे हैं या जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन्स को लेकर हो, चाहे किसानों को खाद नहीं मिल रहा हो, चाहे नहरों में पानी नहीं आ रहा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के समक्ष जाएंगे। और ये आपको पता है कि जिस तरीके से जून के अंदर जो पहला लिटमस टेस्ट इस सरकार को हुआ था, जब लोकसभा चुनाव के अंदर 25 सांसद लगातार 2 कार्यकाल तक जीतने के बाद हमने 11 सांसद हमने इनसे छीन लिए, तो अब ये दूसरा टेस्ट है जिसके अंदर ये सरकार पूरी तरीके से विफल होगी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में और मजबूत होगी। मैं जवाब दिलवा रहा हूं आपको। अटल जी, मदन जी के बयान को लेकर के कांग्रेस का मानना है कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखने के पैसे नहीं लगते हैं। दूसरा इनका मानना है कि बेशक किसी भी प्रेशर से लोगों को अपने पाले में लेके आ रहे हों, लेकिन रिजल्ट पहले से ही तय हो चुका है कि भाजपा का सफाया होना लाजमी है और होगा। ये कांग्रेस का दावा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा 2 पार्ट में। एक बात जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, ये तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, पिछले 5 साल से भी जनता ने भुगता और अभी कांग्रेस खुद ही भुगत रही है। आज गहलोत साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, दौसा में कह रहे हैं मैच फिक्स है, तो वो जो जिस तरीके से मैच फिक्स पे जिसकी तरफ इशारा है आप सब जानते हैं। तो अभी तक भी कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसको वो सुलझा नहीं पा रहे। ऐसी गुटबाजी का अंत में परिणाम क्या होता है वो आपको पता है। दूसरा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाजपा अभी एकजुट है, और तीसरी बात एक और कि बिना फुटबॉल के इनके जो पीसीसी चीफ राजस्थान के हैं वो शॉट मारे जा रहे हैं। और दूसरा, मैं भी इस बात की तो तारीफ करूंगा कि जिसने भी घूमर की ट्रेनिंग दी है उनको वो बहुत बढ़िया, बट घूमर कर रहे हैं क्या? लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए ये शॉट अंधेरे में मारना और बिना फुटबॉल के और घूमर डालना, इससे जनता की समस्याएं हल नहीं होने वाली है। आप ढंग से किसी जनता की समस्याओं को सॉल्व करें तो जाकर होता। पहले भी विधानसभा चुनाव में आपने बड़े वादे किए थे, जनता की बट साफ हो गए को हल तो आपको करना है। बिल्कुल। तो अब देखिए, आप ही देखिए योगेंद्र जी, क्या आप इस 10-11 महीने में आप इतनी सारी चीजें, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो विचार बहुत देर तक नहीं करते हैं।
ईआरसीपी उन्होंने ये नहीं कि उसको 5 साल तक इधर उधर किया, उन्होंने आते ही सल्टाया, उस समझौते को किया। यमुना जल समझौते को आते ही किया 100 डेज में। आज क्राइम रेट की गृह विभाग की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उसमें भी 7.12 कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। आप पेट्रोल डीजल के दाम जितने हम कर सकते थे 10 महीने के अंदर, उतना हमें मौका मिलते ही हम चीजों को कम करते हैं। जो चिरंजीवी ये स्वास्थ्य योजनाएं बता रहे थे, उसके अंदर जिस तरह से उनको सर्विसेज नहीं मिलती थी, उसको भी हमने पटरी पे लाने की कोशिश की है। कर्ज 5,89 करोड़ का छोड़ा था, उस अर्थव्यवस्था के लिए भी राइजिंग राजस्थान पहले ही साल में लिया है, दिखावे का नहीं। हम चाहते हैं कि चीजें हों। अटल जी, कांग्रेस का ये मानना है कि राइजिंग राजस्थान तो चलिए बाद में आया, लेकिन यमुना समझौता और ईआरसीपी आफ्टर असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट के पहले आई है। तो इनका कहना है कि पब्लिक को सारा मालूम है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, एमओयू पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही। गोविंद सिंह डोटासरा से मेरी बात हुई तो उनका कहना है, हम कोशिश कर रहे थे कि वो इस पे कि मैं आपको फोन पे बात बता देता हूं कि इस क्षेत्र की 3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं जहां पे असर पड़ेगा। वैसे तो देवली उनियारा भी उसी के अंदर, क्योंकि 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो जब उसी वक्त पार्लियामेंट के इलेक्शन के दरमियान ही मोदी जी के चेहरे पर वोट लोगों ने नहीं डाला इन क्षेत्रों में, तो अब बीजेपी को भूल जाना चाहिए कि जनता उन्हें वोट देगी। ये गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है। देखिए, दावा कह दीजिए, मन के लड्डू फीके क्यों और फीके नहीं तो थोड़े क्यों, खूब खाइए। तो ऐसा है ना जो डोटासरा जी का आचरण है। लेकिन आप स्पेशली देखिए कि यमुना जल समझौता ये कहते हैं हुआ नहीं, तो हरियाणा के मैनिफेस्टो के अंदर अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 5 नंबर का पॉइंट था कि हमने जो राजस्थान के साथ यमुना जल समझौता किया है उसको वापस लेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो हुआ ही नहीं, उस चीज को वापस कैसे लेने की बात कर रहे थे। तो ये अलग अलग देखो, ये कांग्रेस का फिक्स एजेंडा है, फॉल्स कमिटमेंट करना। ये 8,500 बेरोजगारों को देंगे, ये किया था अग्नि लोकसभा में। 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे और लाइन लग गई थी और इनके मुख्यालयों पे सबने देखा। तो फॉल्स कमिटमेंट, जाति, भाषा, पंथ, इन क्षेत्र, इनके नाम पे लड़वाना चुनाव, ये उसकी आदत है। जनता अभी कहीं नहीं इन सब में आने वाली, कोई आरक्षण खतरे में नहीं। इस तरह की जिस तरह संविधान खतरा, ये सब अब ढकोसलेबाजी में आने वाली नहीं है। घूमर डालो और इनके जितने भी नेता है सारी जगह यही करो। जी योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि ये माना जा सकता है कि त्योहारी रंगत के साथ साथ सियासी रंगत भी परवान पर है। देखिए, वाकई जिस तरह से 2 दिन पहले जो दृश्य देखने को मिला, जिसका जिक्र खंडेलवाल जी भी कर रहे हैं, राजनीति में कब कौन सा मैसेज दिया जाता है और किस एंगल से दिया जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन समझने वाले उस इशारे को भी समझ जाते हैं। क्योंकि अब ये उपचुनाव हैं और 7 सीटों का बीजेपी के पास पाने के लिए सब कुछ है। देखिए, क्योंकि 1 सीट थी बीजेपी के पास सलूमबार, और कांग्रेस के पास 4 सीटें थी वो, और इसके अलावा चाहे 2 पार्टियां हैं, आरएलपी हों या फिर बाप हों, उनके पास 1-1 सीटें थी। बीजेपी क्योंकि सत्ता में है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो बीजेपी अगर 1 सीट भी लूज करती है या कुछ भी होता है तो ये काफी नुकसान इसके लिए होगा, उसका गलत मैसेज भी जाएगा। लेकिन कांग्रेस अगर सीटें बरकरार रखती है या फिर कितना भी अचीव करती है तो उसके लिए प्लस माना जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां 2 पार्टियां हैं, वो कितना अचीव कर पाती है ये उनके लिए भी चुनौती है। लेकिन पूरी जो रंगत है वो पूरे विधानसभा चुनाव जैसी फिर से छाने लगी है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में भी मैसेज आता है। और जिस तरह से एक सवाल भी आया था सर कि क्या इसमें मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्राथमिकता इसी चुनाव में दी जाती है। लेकिन ये पुराना एक हो सकता है मिथक हो कि जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसको फायदा होता है। और तो यहाँ तो मैसेज दिख रहा है कि बीजेपी सत्ता में काबिज है, सेंटर में भी बीजेपी है और 1 सीट 7 में से बीजेपी के पास सलम्बुर की केवल 1 सीट थी। तो अब बीजेपी, और जिस तरह से खुद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो खुद बता रहे हैं कि सीटों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है उसके माध्यम से उनको लग रहा है कि आधी जीत लगभग तय है। लेकिन चुनौती सामने है, अगर कांग्रेस इसमें किस तरह से सेंधमारी कर सकती है अब वो देखना होगा। बिल्कुल मुकाबला रोचक है, ये तो हर कोई मान के चलता है, लेकिन अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का अपना समीकरण
जातीय समीकरण हो चाहे सियासी समीकरण हो, कांग्रेस के अपने दावे हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगा राजेंद्र जी, एक अटल जी ने एक बात कही थी, गहलोत साहब के बयान को कोट किया था कि दौसा में उन्होंने कहा कि दौसा से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि यह मैच फिक्स है, लेकिन हमें कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के वजूद के लिए वोट डालना है, कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी है। ये सारी बातें तो कही गहलोत साहब ने, लेकिन सियासी गलियारों में ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि गहलोत साहब का जो बयान है, तो फूट की जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी में फूट है, तो फूट पर ठप्पा कांग्रेस लगा रही है कि जो बीजेपी का आरोप है उस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उन्होंने इसलिए कहा कि पिछली बार जो भाजपा का कैंडिडेट था वो अलग वर्ग से था और इस बार जो भाजपा कैंडिडेट है वो अलग वर्ग से है, और हमारा कैंडिडेट जो था उससे इतर वो फर्क है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी चर्चाएं हैं कि इस तरीके से, तो उन्होंने मुरारी लाल जी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली और कहा कि भाई आपने अपने सबसे प्रमुख और सबसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को, जो कि प्रधान भी रहा है, अभी उनकी पत्नी भी प्रधान है, उनके पिताजी भी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, तो वो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि ये परसेप्शन जो चर्चा चल रही है, क्योंकि आपको पता है अगर मीडिया में कोई चर्चा चलती है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, तो उस चर्चा को विराम देने के लिए उन्होंने मुरारी लाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। अब मैं यहां पूछना चाहता हूं, वसुंधरा जी भाजपा की बड़ी नेता हैं, प्रदेश की 2 बार मुखिया रह चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष भी, तो वसुंधरा जी कहीं पे भी इस चुनाव के अंदर नजर नहीं आ रही है। अब लगातार हमारे भाई अटल जी कह रहे थे नहीं साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो आज आप बताइए, आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर कहा था कि हम पंजाब हरियाणा और दिल्ली से सस्ता कर देंगे, तो आज तुलना करके देख लेते हैं कितना फर्क है आज भी। और जहां तक ईआरसीपी की बात है तो बहुत अच्छी से आपने बताया कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय डोटासरा जी ने कहा कि 4 सीटें, चाहे झुंझुनू की बात हो, चाहे रामगढ़ की बात हो, चाहे दौसा की बात हो, चाहे देवली उनियारा की बात हो, तो वो जब आप उस लहर के ऊपर सवार थे, मोदी जी की गारंटी के ऊपर सवार थे, तब भी आपको हमने वहां से लोकसभा की सीटें नहीं जीतने दी। तो आप तो अब तो कम से कम सपना लेना छोड़ दीजिए। ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके का झूठ बोला गया, लगातार मैं बताऊं केंद्रीय बजट के अंदर ना तो ईआरसीपी का जिक्र था, ना ही इस वाले राजस्थान के बजट के अंदर ईआरसीपी को लेकर कोई, और अभी भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के 6 महीनों के जो फैसलों के नाम पर जो एक रिव्यू के लिए सब कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी कोई नहीं दिया। 11 महीने हो चुके हैं, तमाम परियोजनाओं को रोके रखा गया, नया टेंडर एक लगा नहीं। उसके साथ में ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें जनता के समक्ष है। जनता पूछती है साहब SC ST और OBC के हमारे जो छात्र हैं, जिनको कि केंद्र सरकार से भी कुछ जो छात्रवृत्ति के रूप में पैसा आना चाहिए, वो पैसा नहीं आ रहा है। लगातार हमारे सांसद उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं चिट्ठियां। तो ये बातें हैं और इन बातों को लेकर, और जहां तक भाजपा के सरकार की बात है, तो सरकार एक दिन एक फैसला लेती है, अगले दिन उसी पे यू टर्न ले लेती है, कोई तैयारी नहीं होती है। अभी हम सुन रहे थे कि जो 3rd ग्रेड के टीचर्स हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन किया गया, जबकि कानून विभाग ने उसके ऊपर आपत्ति की और वो टर्न लेना पड़ा। भाई सरकार के मातहत मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के अंदर ही कानून मंत्री हैं या विधि मंत्री हैं, तो उनसे आपने चर्चा की नहीं और आपने एकदम से 50% कर दिया। फिर आप अखबार में आता है कि नहीं नहीं साहब हम इस फैसले को रिव्यू कर रहे हैं। तो लगातार जितने फैसले लिए उन पे ऊपर रिव्यू किया गया, एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उसी पे यू टर्न आ जाता है। तो ये लगातार सरकार कहीं से चलती हुई नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कितने दिन रुके, कौन सा फैसला लिया, सिर्फ हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रदेश की जनता काम मांगती है और काम पिछले 11 महीनों में कोई हुआ नहीं। जो रचनात्मक काम था कोई भी नहीं हुआ, उल्टा जो पुराने काम थे उनको भी आपने बंद कर दिया। तो ये मतलब आने वाले समय में 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है। और हमने युवा चेहरों को इसीलिए मौका दिया, एक फ्रेश चेहरे दिए हमने, उनमें से आपने देखे किसी 7 चेहरे बिल्कुल नए चेहरे हैं और ये नए चेहरे एकदम से कमाल करेंगे। आप भी इस बात को मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने नया प्रयोग किया है। चलिए नया प्रयोग किया। मैं 30 सेकंड में, जरा मेरा मूल सवाल था, आपने घुमा फिरा करके पेज कई भर दिए, लेकिन उसका आंसर सिर्फ 30 सेकंड में देना था आपको जी। कि आपके यहाँ पे गुटबाजी, उस बयान का जिक्र आपने कहा कि मुरारीलाल मीणा जी को जिम्मेदारी दी है, उनके जो कैंडिडेट उनके पिताजी, उनके वाइफ प्रधान हैं, खुद प्रधान रहे हैं, पिताजी 2 बार MLA के चुनाव लड़े, ये सारी बात ठीक है। लेकिन गहलोत साहब के बयान को लेकर मैं ये सवाल सर इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि देखिए नामांकन के बाद में सभाओं में कमी आ गई, अब नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर दीपावली फेस्टिवल ये देखना फिर आक्रामक होगा। बीजेपी रोज इस बयान को कोट करेगी हर मीटिंग के अंदर
कि गहलोत साहब का बयान आप सुनिए क्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैच फिक्स है दौसा में। तो इस पे मैं 30 सेकंड चाहूंगा। पार्टी इसमें कहीं कोई चर्चा है या फिर गहलोत साहब किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं? ये नहीं, ये कोई आरोप नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली के अंदर इस तरीके की चर्चा थी तो हमें इस चर्चा को बदलना है। इस ये जो परसेप्शन बना है या जो नैरेटिव बनाने तो की आपका कोशिश कहना की है गई- कि कोई जो हाँ, चर्चाएं ये पब्लिक में हाँ, फैली हुई है सब ये हाँ, गलत मतलब है और इन पे ध्यान ना दें, उस ये पे कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये चर्चा है तो इसको हमें उस चर्चा के उलट परिणाम लेके आने हैं। तो ये परसेप्शन बनना नहीं चाहिए और हम ये सीट डेफिनेटली जीतेंगे। मुरारी लाल जो मीणा जी हैं उनके नेतृत्व, क्योंकि वो सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर ही दौसा है। पिछली बार वो दौसा में बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आए थे, तो उनकी भूमिका है। वो चुनाव वो स्वयं लड़ रहे हैं और जो हमारे डीसी मीणा हैं वो उन्हीं के ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। उनके मजबूत एक जिसको कहते हैं ना कि मजबूत पिलर है। डीसी बैरवा, डीसी बैरवा जी। अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आप जो आरोप लगा रही है बीजेपी अशोक गहलोत के बयान को कोट करके, आपने सुना कि वो सावधान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऐसे बयानों पे ध्यान नहीं दें, बीजेपी इसका भ्रम फैला सकती है, ये कांग्रेस का मानना है। भ्रम की मास्टरी तो कांग्रेस की है और आरोप हम पर लग रहे हैं, गजब है। आप ये भी देखिए कि जब जनता में कहीं आग दिख रही है आपको, तो चिंगारी भी कहीं तो लगी होगी शुरुआत में। अब देखिए, आप इनकी स्थिति देखिए, गठबंधन था ना इनका, क्या हुआ गठबंधन का? वैचारिक गठबंधन होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। जो सत्ता की केवल लूट के लिए गठबंधन बनते हैं वो तो टूट ही जाया करते हैं। और आज की स्थिति में ये एक दूसरे को ही कोस रहे हैं हर जगह पर, तो अब ये चलने वाला नहीं है। 7 सीटों पे यही हालत है, इनकी हार सुनिश्चित है। आप योगेंद्र जी देख लेना, आपको जब परिणाम सामने आएंगे तो अब की बार आश्चर्य कि अब की बार जनता भी भ्रमित नहीं होने वाली है। और भ्रम की राजनीति ये कर चुके, पहले भी कर चुके, अब बहुत ज्यादा राजस्थान की जनता भ्रमित नहीं होने वाली। जी चलिए, तो वक्त बताएगा भ्रम कौन फैला रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि दोनों ओर से बातें कही जाएंगी और ये ऐलान जंग सियासी है। इसमें हर तरह के हथियार यानी कि शब्दों के बाण काम में लिए जाएंगे। कोई किसी को आईना दिखाने की कोशिश करेगा, कोई किसी को दिखाने की कोशिश करेगा जो हम कह रहे हैं वो सही है, सामने वाला गलत कह रहा है। तो इस तरह के चीज़ें सामने आएंगी और खैर, लेकिन ये तो मतदाता तय करना है मतदाता को कि उसको करना क्या है। मुकाबला रोचक है और चुनाव के बाद में, क्योंकि 30 तारीख तक नामांकन वापस लेने का समय है और उसके बाद तस्वीर जब साफ होगी तो दिवाली मना रहे होंगे लोग, लेकिन उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि इस अवसर को भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी लोकल लेवल पर प्रत्याशियों के माध्यम से और उनके समर्थकों के माध्यम से, क्योंकि चुनाव के दरमियान एक एक घंटा एक एक दिन बड़ा कीमती होता है। और जब त्यौहार का सीजन हो, रामासामा के नाम से सभी के यहाँ जाया जाता है, लोग जाएंगे भी, उसे भुनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो एक ऐसा गैप होगा जो 1 to 1 लोगों से मिलते हैं, गली मोहल्ले में मिलते हैं, वहाँ आरोप प्रत्यारोप कोई मायने नहीं रखते हैं ना। मुझे लगता है कि कोई किसी पे बोलता है, अपने कैंडिडेट की नारेबाजी होती है ताकि समय जाया नहीं हो और यानी कि बर्बाद नहीं हो, और वहां पे जो लोग मौजूद हैं उन्हें अपनी बात कह सकें कि ये हमारा चेहरा है, ये हमारा कैंडिडेट, आप इसको इस तरह से वोट दीजिए। लेकिन जब सभा के मंच सजते हैं तो उसी तरह की बात आती है। योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। दोनों तरफ से ही तैयारी पूरी है और ये तो तय माना जाना चाहिए कि नामांकन वापस लेने की डेट भी चले पूरी होगी, लेकिन जहां मुकाबला है झुंझुनू में है, त्रिकोणीय बन सकता है, 84 में त्रिकोणीय बनेगा, इसी तरह से खिंवसर में भी, क्योंकि बीजेपी ने सिंबल दिया है, कांग्रेस ने भी दिया और आरएलपी भी है। तो कुछ सीटों पे अभी तो हम बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो भी अपना दमखम दिखाएंगे, वो दोनों को बीच में लपेटने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का कितना वर्चस्व रहा है ये राजस्थान का इतिहास भी बताता है, लेकिन किस तरह से ये जब उपचुनाव होते हैं तो हो सकता है कि क्योंकि 84 की अगर बात करें तो 84 में जिस तरह से एक बड़ा पिछले सालों में उलटफेर देखने को मिला है पूरे उस क्षेत्र में, पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसने भी काफ़ी परफॉर्मेंस अपनी सुधारी है। इधर आरएलपी जो
धीरे धीरे, क्योंकि हालांकि यहाँ पर जो टिकट मिला है आरएलपी के जो मुखिया हैं उनके परिवार में ही टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात करें झुंझुनू की, तो वहाँ देखिए सारे समीकरणों को देखते हुए दोनों प्रमुख जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने अपने जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किया है। लेकिन चुनौती है क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज जब बढ़ता है आपस में, तो इसमें क्योंकि आपने अगर 2023 के जो वोटों की जो अलग अलग विधानसभा वार देखा हो, तो कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कम मार्जिन से जीत हुई थी, और कुछ जो तीसरे नंबर पर रहने वाला कैंडिडेट था उसका भी मार्जिन बहुत कम था। तो ये समीकरण, क्योंकि लोगों के दिमाग में जहन में ये चीज भी होती है कि ये दूसरे नंबर पर रहने वाला शख्स था, ये तीसरे पे, और उसी को जब टिकट दिया जाता है तो जो एक इमेजिनरी होती है, एक जो परसेप्शन डेवलप होता है वो अलग होता है और उसका रिजल्ट भी अलग आता है। तो ऐसे में चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के सामने हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास रही, एक बीजेपी के पास, आरएलपी के पास और यहाँ पार्टी के पास रही, तो ऐसे में कहीं पे भी सेंधमारी होती है। तो सबसे ज्यादा अगर देखिए जो सत्ता में रहता है और उसी को सीटों का नुकसान होता है, तो ये इसका गलत मैसेज आता है, क्योंकि ये तो उपचुनाव। लेकिन इस बार थोड़ा सा उलट है कि सरकार के पास में सिर्फ एक सीट है, जीतते हैं तो निश्चित रूप से इस जोड़ी की बल्ले बल्ले होगी। भजनलाल और मदन राठौड़ कह सकते हैं कि देख लो, हमने तो पहले ही कहा था कि कोई सेंध नहीं मार सकता। और अगर एक सीट, जिसका अगर रामगढ़ की सीट पे सिंपैथी चलेगी तो फिर सलूम्बर में भी चलेगी। ये ना बीजेपी कह सकती, बीजेपी अगर ये सोच के चले कि रामगढ़ में तो हम जीत जाएंगे, आधार ये है कि वहाँ सिंपैथी नहीं चलेगी। और अगर कांग्रेस मान के चलती है कि सलूम्बर में नहीं चलेगी, रामगढ़ में चलेगी, तो दोनों ही गलत है। प्रत्याशी चयन उसे आधार पे क्या होगा, तो सिंपैथी अगर चलेगी तो दोनों जगह चलेगी। तो बीजेपी अपनी सीट निकालने में कोशिश करेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। हालांकि मतदाता तय करेगा, लेकिन जो चर्चा है उस हिसाब से सिंपैथी को मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही तरफ से निकल सकती है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं उन पे घमासान है, और उस पर क्या कुछ रंग जमता है कि राठौड़ साहब किस कैलकुलेशन से कह रहे हैं कि आधी जीत तो हमारी टिकटों के आधार पर हो गई जो कांग्रेस ने तय किए हैं, उस फूट का फायदा इनको मिलेगा। और आधी जीत की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत। एक बड़ा बयान मदन राठौड़ का सामने आया। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा है कि आरसीपी से दूसरी जो चीजें हैं उनको लेकर के बीजेपी पब्लिक के बीच में जाएगी, तो पब्लिक मानसिक रूप से तय है, वो एमओयू की कॉपी मांगेगी कि चलिए आप पे डीपीआर वगैरह तो बनाएंगे, एमओयू तो दीजिए कि क्या है। खैर, लेकिन ये रंग जो मैं बता रहा हूं आपको और आपस में चर्चाएं चल रही हैं, ये अभी थोड़ी दबी हुई हैं, लेकिन दीपावली के बाद में पारा और चढ़ेगा। बेशक मौसमी पारा थोड़ा सा गिरे, लेकिन सियासी पारा चढ़ता दिखाई देगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।